आपने सोचा होगा कि जो समुदाय गाय को माता मानता है, उसी समुदाय के लोग अचानक गायों की तस्करी क्यों करने लगे हैं? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने जाएंगे तो कई परतें खुलेंगी और आज हमारी स्पेशल स्टोरी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये कहानी बदल गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। गौ तस्करी में क्यों आने लगे हिंदुओं के नाम? आखिर कैसे बदल गई गौ तस्करी की कहानी? अभी हाल ही में यूपी के बाराबंकी जिले में पुलिस ने 8 दिसंबर 2024 को गो तस्करों के एक गिरोह को पकड़ा। इसका सरगना उमर था, जो हिंदू के वेश में गो हत्या का रैकेट को चला रहा था। वो गले में भगवा गमछा रखता, माथे पर तिलक लगाता और हाथ में त्रिशूल रखता था। उसे देखकर लोग उसे हिंदू संत समझते थे। इस दौरान गौ तस्करी के कई ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ जिसमें आरोपित हिंदू समुदाय के थे। गाय को मां मानने वाले हिंदुओं की गौकशी में गिरफ्तारी आम लोगों के लिए बेहद नया और चौंकाने वाली घटना है, लेकिन मीडिया की तरफ से जब इन घटनाओं की बारीकी से पड़ताल की गई और इन घटनाओं के तमाम पहलुओं को खंगाला गया, तो इस पड़ताल में तमाम ऐसे कारणों का खुलासा हुआ जो कई अनसुलझे सवालों का जवाब देते हैं। क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े? उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले को लिया जाए तो गोवध अधिनियम में दर्ज केसों में हिंदुओं की संलिप्तता का प्रतिशत लगभग 15 है। साल 2024 में जनवरी से नवंबर तक पूरे जिले में विभिन्न थानों में गोवध अधिनियम के कुल 27 केस दर्ज हुए हैं। इसमें 4 मुकदमों में हिंदू समुदाय के आरोपित नामजद किए गए हैं। ये मुकदमे बुढ़ाना, नई मंडी और चरथावल पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इन मुकदमों में हिंदू आरोपितों की संलिप्तता कटे मांस के ट्रांसपोर्ट करने, जीवित गायों के वाहनों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और गायों की खरीद बिक्री करने जैसे कामों में पाई गई है। एक संदिग्ध की गलती से कई हिंदू फंसे। गौ तस्करी में हिंदुओं के शामिल होने का सबसे चर्चित मामला हाल ही में नोएडा से सामने आया था। 9 नवंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा में गौरक्षकों के सहयोग से नोएडा पुलिस ने गौमांस की एक बड़ी खेप बरामद की थी। इससे एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ जिसमें गाय पश्चिम बंगाल में काटी जाती थी और उसका मांस कंटेनर में भरकर नोएडा लाई जाती थी। यहाँ इसे एक कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था। फिर इस मांस को दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड सहित कई जगहों पर सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने 185 टन गौमांस बरामद किया जाने की बात कही है। एक अनुमान के मुताबिक इतना मांस कम से कम 8-10 हजार गायों को काट कर जमा किया जाता होगा। जिस ट्रक में ये मांस नोएडा लाया गया था उसे शिव शंकर चला रहा था, जबकि ट्रक में खलासी सचिन था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस जगह ये गौमांस रखा गया था उस कोल्ड स्टोरेज का मालिक पूरन जोशी और मैनेजर अक्षय सक्सेना है। जिस कंपनी के जरिए ये गौमांस सप्लाई होती थी उसके डायरेक्टर मोहम्मद खुर्शीदुन नबी को इन दोनों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पुलिस को इस केस में शोएब हकानी के साथ अविनाश कुमार और राकेश सिंह की मिली भगत की जानकारी हुई। ये दोनों टोरो प्राइमरी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के स्टाफ थे। इस कंपनी पर कोल्ड स्टोरेज में रखे गए गौमांस की खरीद फरोख्त का आरोप है। इस घटना का खुलासा करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले गौरक्षक वेद नागर ने बताया कि पैसों के लालच में पूरन जोशी नामक प्रमुख आरोपित ने बाकी सभी हिंदुओं को अपने अपराध में बलि का बकरा बना डाला है। उन्होंने बताया कि ट्रक ड्राइवर शिव शंकर और खलासी सचिन को पता ही नहीं था कि जिस ट्रक को वो ला रहे हैं उसमें क्या लोड किया गया है। पश्चिम बंगाल में गौमांस की लोडिंग के समय भी इन दोनों को कहीं बहाने से भेज दिया जाता था और लोड हो जाने के बाद उन्हें बुला दिया जाता था। इसके बाद उन्हें एक मैप देकर उसके अनुसार चलने के लिए कहा जाता था। इतना ही नहीं, वेद नागर का दावा है कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक पूरन जोशी के इंटरनेशनल गो तस्करों
से रिश्ते हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि पूरन जोशी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। नागर का कहना है कि खुद को हिंदू कहने वाला व्यक्ति गोमांस की तस्करी नहीं कर सकता है। इस मामले में गिरफ्तार अन्य हिंदुओं को नागर ने पूरन जोशी का सहयोगी भर बताया है, जिन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। नैतिकता और संस्कारों में कमी बन रही वजह। यूपी के बाराबंकी जिले में पड़ने वाले सतिरेक थाना क्षेत्र में पुलिस ने 9 नवंबर 2024 को मुठभेड़ में बाद 7 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपितों के पास से चाकू, तमंचे, वाहन बरामद हुए थे। इन 7 गौ तस्करों में सरवर गुफरान, मोहम्मद उमर, नबीजान और मोहम्मद अजीज के अलावा अंकुल गुप्ता नाम का एक युवक भी था। इन आरोपितों ने पुलिस पर गोली भी चलाई थी। इस मामले में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी सरस्वती ने बताया कि वर्तमान समय में हिंदुओं के घरों में अभिभावकों अपने बच्चों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में संस्कारों से दूर करते जा रहे हैं। कालांतर में वही सताने, गो हत्या जैसे पापों में शामिल हो रही, जिनके माता पिता ने उनको कभी धर्म, गाय, गंगा और गीता की शिक्षा नहीं दी। स्वामी ने आगे बताया कि वो गो हत्या और गोवंश की तस्करी में बढ़ रही हिंदुओं की संख्या से चिंतित है और आगामी महाकुंभ में तमाम साधु संतों के साथ वो इस मुद्दे पर गहन मंथन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मंथन के बाद साधु संत इस मामले में किसी समाधान की तरफ बढ़ेंगे। लग्जरी जीवन की चाह में पाप। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अक्टूबर 2024 में पुलिस ने गौ तस्करी के एक रैकेट का खुलासा किया था। इस रैकेट में प्रताप मौर्य व उसका भाई बबलू शामिल पाए गए थे। ये दोनों देवरिया थाना क्षेत्र के शरीफ नगर गांव के एक गौशाला के केयरटेकर थे। आरोप है कि इस गौशाला से गौ हत्या के लिए गाय भेजी जाती थी। इसके खरीदारों में अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग थे। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। आरोपितों में कुछ मुस्लिम भी थे जो गाय को काटने का काम करते थे। इनकी गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बरेली के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हिमांशु पटेल के मुताबिक लंबे समय से इस नेटवर्क पर उनकी नजर थी। प्रताप और बबलू गौशाला से 2-3 हजार रुपए प्रति गाय बेच रहे थे। इन गायों में अधिकतर बीमार और बूढ़े गोवंश होते थे, जिन्हें मुस्लिम समुदाय के कसाई जंगलों में ले जाकर उन्हें काट देते थे। जब हमने हिमांशु पटेल से प्रताप मौर्य और उनके भाई बबलू की गौ तस्करी में मिली भगत की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि प्रताप और बबलू लग्जरी लाइफ के शौकीन थे। कुछ पैसों के लालच में वो गौ हत्या जैसे अपराध में शामिल हो गए। दोनों आरोपित भाई आर्थिक रूप से कमजोर थे। वो गौशाला में काम करते थे और इन दोनों को 6 से 7 हजार रुपए हर महीने सैलरी मिलता था। हालांकि महंगे शौक ने इन्हें हिंदू विरोधी अपराध की तरफ धकेल दिया। बकौल हिमांशु पटेल, वो और उनका संगठन गौ तस्करी में शामिल हर वर्ग, मत और मजहब के व्यक्ति को एक ही जैसी सजा की मांग करता है। नाबालिग हिंदुओं का ब्रेन वॉश। कुछ लोगों का कहना है कि गौ हत्यारों की तरफ से नाबालिग हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश करके महज 200 से 500 रुपए में गौ तस्करी जैसे अपराध करवाए जा रहे हैं। रायबरेली के थाना जगतपुर में साल 2022 में एक केस में गिरफ्तारी के बाद ये भेद खुला, जिसमें बताया गया कि 13 से 14 साल के नाबालिगों के माता पिता को भी नहीं पता था कि उनका बेटा गौ तस्करी में शामिल है। ऐसे चलता है गौ हत्यारों का अर्थतंत्र। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के मुताबिक एक स्वस्थ सांड यानी नर गौवंश को काट कर गौ तस्कर लगभग 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं। इनके मांस, हड्डी और खालों को अलग अलग ठिकानों पर बेचा जाता है। मांस खाने जबकि खाल खुले जूते, जैकेट आदि बनाने के लिए काम आते हैं। पूर्व अधिकारी का दावा है कि एक तो गौ तस्कर का तंत्र मांस से लेकर खाल तक के वैध अवैध कारोबार से जुड़ा होता है। नाम न उजागर करने की शर्त पर उस पूर्व अधिकारी ने बताया कि यही वजह है कि जो गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बावजूद वो जल्द ही जेलों से छूट जाते हैं, क्योंकि उनकी पैरवी उच्च स्तर पर होती है। बदलते समय और सरकारों में जैसी सख्ती बढ़ती जा रही है, उसी का परिणाम है कि अब गौ तस्कर अपने डिफेंस में कुछ हिंदुओं को लालच देकर अपने साथ रखना शुरू कर चुके हैं।
हर केस होगा दर्ज तभी काबू में आएंगे गौ तस्कर। जमीनी पड़ताल में पता चला कि जिस भी थाना क्षेत्र में गौकशी होती है, वहां के संबंधित प्रभारी मामले को दबाने की भरसक कोशिश में जुट जाते हैं। ऐसा करने के पीछे ही मुख्य वजह अपने ऊपर होने वाली विभागीय कार्यवाही से बचना होता है। गौ हत्या सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। साथ ही विशेषकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान शासन में ऐसा नहीं होने देने के सख्त निर्देश है। उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में गौकशी की घटनाएं होती हैं, वहां के पुलिस अधिकारी को अपनी कुर्सी खतरे में दिखने लगती है। कुछ पुलिस कर्मियों के साथ हिंदू संगठन से जुड़े सदस्यों ने नाम नहीं बताने और कैमरे पर नहीं आने की शर्त पर हमें बताया कि अक्सर गौकशी की घटना को प्रशासन द्वारा इन्हीं कारणों से दबाने की कोशिश की जाती है। उनका कहना है कि अगर उन्हें हर केस दर्ज करके गौ तस्करों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्यवाही के लिए फ्री हैंड दे दिया जाए तो कुछ एक मामलों में ही तमाम गौ तस्करों व गौ हत्यारों जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने इस दीर्घकालिक समय में सकारात्मक बदलाव लाने वाला संभावित कदम बताया है। यानी कुल मिलाकर ये कहानी काफी गहरी है, जिसे इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।